हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक्टर एक्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस किए थे। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक रियल और एक इमेजनरी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ देखो, जैसे अभी तक आपने रियल नंबर्स पढ़े थे, इमेजनरी तो प्योरली रियल होते जिसमें इमेजनरी होता ही नहीं है ना। रियल नंबर्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। रियल नंबर्स को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या करते हैं, एक रियल नंबर लाइन होती है। आपने नंबर लाइन पढ़ रखी है ऐसे, एक नंबर लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पे सपोज ये 0 है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये -1 है, ये -2 है। ठीक है, ये तो मैंने कौन सी नंबर लिखे हैं, ये इंटीजर्स हैं। बट आपको पता है इस नंबर लाइन में सारे नंबर्स हैं, जैसे 0 और 1 के बीच में जो भी होगा, जैसे 0.5 या 1/2 बोल दे, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे आपने √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, वो भी पढ़ा है। √2 कहीं यहाँ पर आता है, 1.5 से थोड़ा छोटा होता है, 1.4 समथिंग, ये √2 आ गया। ऐसे ही इसमें बाकी नंबर्स में है, √3, पाई भी आएगा इसमें कहीं पर। पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती, तो पाई यहाँ पर नहीं आएगा। तो इस लाइन में हर एक पॉइंट, हर एक छोटा सा पॉइंट, हर एक पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कैसे नंबर को, एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इस नंबर लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स है, हर दो नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है, छोटे 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 ऐसे। और हर एक पॉइंट एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर एक पॉइंट मैंने यहाँ पर आया, एक पॉइंट यहाँ पर कहीं भी है, जस्ट इसके बगल में बना दिया थोड़ा सा साइड, इसके बगल पॉइंट, ये दो पॉइंट सेम नंबर नहीं है, डिफरेंट नंबर है। हर एक इंडिविजुअल पॉइंट एक डिफरेंट, एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो थे रियल नंबर, जिसमें कि रैशनल भी हैं, इरेशनल भी हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स आपने अभी तक पढ़े थे। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म आपको पता ही है, जैसे a+i भी फॉर्म होती है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, 2+3i। इसमें दो पार्ट हैं, ये हमारा है प्योरली रियल, ये रियल पार्ट है। और ये प्योर इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, और ये कंबाइंड फॉर्म में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, देखो अगर मैं इसमें कोई नंबर ऐड करता हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल एडिशन, आपको पता है अगर मैं 3 ऐड करता हूँ, आपको पता है ये 3 क्या है, रियल नंबर है। तो रियल वाला रियल के साथ ऐड होता है, इमेजिनरी के साथ बिल्कुल ऐड नहीं होता है। सेम ऐसे अगर ये इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड होता है, रियल के साथ तो कंबाइन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ, जो रियल पार्ट है वो रियल के साथ ऐड होता है, और इमेजिनरी इमेजिनरी के। तो ये कहने हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, जब भी कोई एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, क्या होते हैं, अगर कोई भी दो चीजें एक दूसरे से क्या हैं, बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हैं, तो हम उन्हें हमेशा परपेंडिकुलर एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये डायरेक्शन होती है अलग अलग। आई कैप ये ऐसी डायरेक्शन है, जे कैप ये डायरेक्शन है। ये बिल्कुल ही क्या है, ये डायरेक्शन एक दूसरे पे इम्पैक्ट नहीं डालती है ना। अगर सपोज कोई फोर्स इधर को लग रहा है, वो इस वाले एक्सिस में कोई चेंज नहीं करती है। सेम वैसे ही रियल वाला रियल के साथ है, और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, दोनों इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको परपेंडिकुलर एक्सिस लेने पड़ेंगे इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये वाला एक्सिस जो है, जो पहले से ही आपको पता है ये रियल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये वाला 2 इसी एक्सिस में रिप्रेजेंट होगा, तो ये वाला 2 तो कहीं यहाँ पर है। अब बात आती है सिर्फ 3i की, अगर मैं सिर्फ 2 की बात करूं तो 2 कहाँ पर होगा, ये पॉइंट जो है ये 2 है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ 3i की बात करूं, सिर्फ इस नंबर की, कंबाइन फॉर्म नहीं, सिर्फ इसकी, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर के लिए हमको एक परपेंडिकुलर एक्सिस देना पड़ेगा इसके। तो मैंने यहाँ इसके परपेंडिकुलर एक्सिस दे दिया ऐसे। ठीक है, तो इसमें ये पहला वाला हो गया, ये सपोज 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। ठीक है, सेम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये -1, ये -2, ये -3। तो 3i ये कंप्लीटली डिफरेंट वाला है, तो इसका सिर्फ ये वाला पार्ट देखो, इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3, तो वो यहाँ पर कहीं पर है ये। ठीक है, तो इस वाली एक्सिस में हमारे इधर तो रियल नंबर्स हैं,
ये वाली एक्सिस हमारी प्योरली इमेजिनरी को दिखा रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये प्योरली इमेजिनरी वाली लाइन है, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये नंबर क्या है, ये 3i है नंबर, 3i। ये सेम ऐसे ही ये i है, ये 2i है, ये 3i और ये 4i, ये माइनस का i, ये माइनस का 2i, ये माइनस का 3i। तो 3i बोलूँगा तो वो ये नंबर है, सेम ऐसे 2i बोलूँगा तो वो ये नंबर है, i बोलूँगा तो ये नंबर है, माइनस i बोलूँ तो वो ये है, माइनस का 0.5i वो यहाँ पर आएगा ऐसे, ठीक है। तो प्योरली इमेजिनरी वाले नंबर इस एक्सिस में आ रहे हैं, प्योरली रियल वाले नंबर इस एक्सिस में आ रहे हैं, ठीक है, क्या आ रहे हैं, इस एक्सिस में आ रहे हैं, ठीक है। जिसका सपोज ये नंबर 2 है, ये नंबर 2 यहाँ पर है, ठीक है, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, 0 है, हाँ, ऊपर को कितना है, 0 है। तो यहाँ देखो, अगर ये 2+3i है तो इसका ऑर्डर्ड पेयर 2,3 है, क्या है ऑर्डर्ड पेयर, 2,3, जहाँ पे ये पहला वाला 2 इसका रियल पार्ट है, ये सेकंड वाला जो 3 है इसके बाद ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो ये कहाँ पर होगा, देखो ऐसे, रियल वाला पार्ट 2 है, ये 2 में गया मैं, और इसका इमेजिनरी पार्ट ये 3 है ये। तो अगर इसकी बात करें, इसको आगे एक्स इसको ऐसे ऊपर ले जाओ, तो ये जो नंबर बन रहा है, ठीक है, आप ऐसे सोच लो, देखो आपने एक्स और वाई एक्सिस तो पढ़ा ही है, ये एक्स वाला पार्ट है, सपोज ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस में रियल पार्ट है, वाई एक्सिस में ये एक्स एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से समझ रहे हो तो एक्स एक्सिस में रियल पार्ट है, वाई एक्सिस में इमेजिनरी पार्ट है। तो आपको पता ही है ये वाला पॉइंट 2,3 पॉइंट यहाँ पर होता है, 2,3, ठीक है। तो यही वाला पॉइंट किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2+3i को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि मैंने अभी बोला, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर मतलब एक ऐसा पेयर जिसमें ऑर्डर का रोल है, मतलब पहले कौन सा आ रहा है बाद में कौन सा आ रहा है उसका रोल है, ठीक है। इसका मतलब ऑर्डर्ड का मतलब सिंपली ये हुआ, अगर मैं 3,2 बोलता हूँ, ये दोनों सेम नहीं है, यही ऑर्डर का सिग्निफिकेंस है, ठीक है। मतलब ऑर्डर कहाँ, इसको अगर पहले लिख दिया इसको बाद में, सेम चीज नहीं, वो अलग है। और आपको पता ही है जैसे, क्योंकि ये 3,2 अलग क्यों है, क्योंकि पहला वाला रियल है, तो ये नंबर होगा 3, ये वाला इमेजिनरी पार्ट है तो 2i। तो 3+2i और 2+3i दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए हम इसको ऑर्डर्ड पेयर कह रहे हैं। तो 3+2i कहाँ होगा, ये 3 है इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट 2 है, तो ये 2+3i यहाँ पर होगा, ये है मेरा 2,3 बोल देता हूँ इसको, सॉरी 3,2 है, 3,2। और कौन सा नंबर है ये, 3+2i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। तो इस तरीके से मैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं इस प्लेन में। देखो इस एक्सिस में सिर्फ रियल है, प्योर रियल, जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है। इस एक्सिस में क्या है, इस एक्सिस में प्योरली इमेजिनरी है, जिसमें रियल पार्ट 0 है, जिसमें क्या है, रियल पार्ट 0 है। लेकिन फिर बाकी का जो प्लेन बचा, ये जो प्लेन बचा है, इसमें जो भी नंबर होंगे एक्सिस में नहीं आ रहे, एक्सिस के अलावा जो प्लेन में कहीं पर भी नंबर आएंगे, कोई सा भी पॉइंट, सपोज ये पॉइंट मैं बोल दूं, तो उसमें कुछ रियल पार्ट भी होगा, कुछ इमेजिनरी पार्ट भी होगा, ठीक है। इस एक्सिस में आएंगे तो सिर्फ रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट 0, इस एक्सिस में आएंगे तो उसमें इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट 0 है। जैसे देखो ये 2i है, इसको क्या लिखेंगे, रियल पार्ट इसका 0 है, 0+2i, रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट ये। इसके अलावा इस प्लेन में जो भी पॉइंट आएगा, सपोज ये पॉइंट है, ये क्या है, देखो एक्स इसका 1 है ना, 1, -1, मतलब ये क्या है, 1-i, या फिर 1-1i बोल सकते हो, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। तो इस प्लेन में जो भी नंबर हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, क्या है, कॉम्प्लेक्स। देखो खाली नंबर 3+0i है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, और अगर जिसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है 0+2i, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। हाँ, तो इस पूरे प्लेन में जितने भी नंबर आएंगे वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो ये जो प्लेन है ये मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सेम नंबर लाइन में मैंने आपको बताया था, सेम ऐसे यहाँ पर भी कोई भी एक पॉइंट एक डिफरेंट, एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट बना दूं यहाँ पर, इसके भले ही पास में वो कहीं पर भी, ऐसे दो डिफरेंट पॉइंट है अगर, तो वो दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेम नहीं है, ठीक है। हर एक पॉइंट अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हर एक पॉइंट, इस प्लेन में कहीं पर भी एक पॉइंट बनाओ, वो पॉइंट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
दो अलग अलग पॉइंट सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर दो अलग अलग पॉइंट है तो इसका मतलब दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। हर एक पॉइंट एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्लेन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या बोलते हैं इस प्लेन को, इस पूरे प्लेन को जिस प्लेन में हर एक पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स प्लेन। और या फिर क्या बोलते हैं हम, एर्गन प्लेन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन और एर्गन प्लेन बोथ एक ही बात है। एर्गन प्लेन में क्या होता है, इस प्लेन में एक ऐसा प्लेन जिसमें हर एक पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ये एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है इस वाली लाइन में जो एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, इस एक्सिस में क्या है, सारे रियल नंबर्स हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, इस वाले को रियल एक्सिस। इसमें प्योर इमेजिनरी है तो इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलते हैं हम इसको, इमेजिनरी एक्सिस। और बाकी जो बचा ये सब पूरा एक प्लेन है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो इस प्लेन को थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। इस प्लेन को ये एक्सिस चार पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कितने पार्ट्स में, चार पार्ट्स में। इस प्लेन को ये इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस चार पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे चार क्वाड्रेंट हैं, ठीक है। एक प्लेन के बराबर चार हिस्से हो गए हैं, ठीक है। एक प्लेन के कितने हिस्से हो गए हैं, चार हिस्से। तो चार क्वाड्रेंट है इसमें। कितने क्वाड्रेंट है, चार क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, ट्रिग्नोमेट्री में भी आपने पढ़ रखा है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब आप बहुत इजीली बता सकते हो, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा, अगर मैं इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखूं तो उसका ऑर्डर्ड पेयर a कोमा बी होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है और ये वाला भी पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी भी पॉजिटिव है। कोई एग्जाम्पल ले लो, 2+3i इस प्लेन में लाया करेगा। तो कोई पूछेगा 2+3i कौन से क्वाड्रेंट में है, क्योंकि दोनों पार्ट पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, ऊपर को इमेजिनरी पॉजिटिव है बट ये रियल पार्ट नेगेटिव हो गया है, ठीक है। अगर a प्लस आई भी है तो इसमें a नेगेटिव है और b पॉजिटिव है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे ले लो, देखो क्या है, -2+3i इस प्लेन में लाया करेगा, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में रियल पार्ट नेगेटिव होता है, इमेजिनरी पार्ट उसका पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखो कॉम्प्लेक्स प्लेन के थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर ये भी नेगेटिव है और नीचे को ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। तो a प्लस आई बी में यहाँ पे a भी नेगेटिव है और b भी नेगेटिव है। एग्जाम्पल -2 -3i, अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें दोनों पार्ट नेगेटिव हैं तो वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करेगा। सेम ऐसे फोर्थ में देखो, अब ये रियल एक्सिस, ये इधर वाला पार्ट ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव, तो a पॉजिटिव है और b नेगेटिव है। तो इसमें जो नंबर लाया करेगा वो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एज ए 2-3i इस टाइप का कोई नंबर है, रियल पार्ट पॉजिटिव, रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, ये कहाँ लाया करेगा, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस में इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, इमेजिनरी एक्सिस में जो भी नंबर होगा ये सब एक यूनिक नंबर है। इमेजिनरी एक्सिस में रियल पार्ट 0 होता है और उसके अलावा कॉम्प्लेक्स किसी भी प्लेन में कोई भी एक पॉइंट लोगे उसमें कुछ रियल पार्ट भी होगा, कुछ इमेजिनरी पार्ट भी होगा, ठीक है। तो इस प्लेन में हर एक पॉइंट एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसी प्लेन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन और एर्गन प्लेन, ठीक है। क्लियर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर क्लियर है तो देखो दो चीजें और डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, क्या है ये, ओरिजिन, ओरिजिन ओ, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हर एक पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स है तो ये भी कॉम्प्लेक्स है। तो अगर इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है इसको कैसे लिखूंगा मैं, 0+i0, इमेजिनरी पार्ट भी 0 और रियल पार्ट भी 0 है इसका, ये ओरिजिन है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, एक तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज a प्लस आई बी, तो मॉडुलस ऑफ जेड आपने पढ़ा था वो कितना होता है, a² प्लस b² का स्क्वायर, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। सेम ऐसे ही आपने
कंजुगेट ऑफ जेड पढ़ा था वो आएगा हमारा ए माइनस आई बी। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इन दोनों का क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या मतलब है, क्या चीज मॉड जेड रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, क्या चीज कंजुगेट ऑफ जेड रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ग्राफ में। तो सबसे पहले मैं जेड ए प्लस आई बी को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, मान लेता हूँ देखो ये डिस्टेंस कहीं पर यहाँ पर ए है, सपोज इस टू को ले लेता हूँ सपोज। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से ए है। ऐसे ही ऊपर को सपोज कहीं पर भी आप ले लो। ठीक है, सपोज ये ले लो, ये पॉइंट सपोज बी है मेरे इस एग्जांपल में। ठीक है, तो ए प्लस आई बी कहाँ पर बनेगा, इसका एक्सटेंड कर देता हूँ आगे। तो ये जो पॉइंट है ये मेरा क्या है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ए कॉमा बी है, और कॉम्प्लेक्स नंबर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए प्लस आई बी को। ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस क्या है, ये यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस ए है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ऊपर को ऐसे यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस क्या है, देखो ये डिस्टेंस बी थी ना, इसका इमेजिनरी पार्ट बी, ये इमेजिनरी पार्ट यहाँ होता है, तो ये डिस्टेंस बी है। ठीक है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है। अब आपको पता ही है ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि तो पाइथागोरस के हिसाब से आप बता सकते हो ये डिस्टेंस कितनी है। ये जो मैंने रेड लाइन खींची है, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कितनी आएगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड। तो यही जो डिस्टेंस है ये मॉडुलस ऑफ जेड है। यही डिस्टेंस क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो मैं इस ग्राफ के हिसाब से ये बोल सकता हूं कि मॉडुलस ऑफ जेड का ग्राफ में क्या रोल है, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ऑरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस। मॉड जेड किसके बराबर है, मॉड जेड क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड फ्रॉम ऑरिजिन। और ऑरिजिन मतलब 0,0 या 0 प्लस आई 0, इस कॉम्प्लेक्स नंबर से इस कॉम्प्लेक्स नंबर की दूरी ए प्लस आई बी। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी या जेड बोलो, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑरिजिन से जो दूरी है वही मॉडुलस ऑफ जेड है। ठीक है, चलो मॉडुलस ऑफ जेड क्लियर है अगर, तो अब डिस्कस करते हैं कि कंजुगेट ऑफ जेड क्या चीज है। फिर क्या है, कंजुगेट ऑफ जेड। ठीक है, ये क्लियर है। देखो मैं ये मॉडुलस वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं कंजुगेट ऑफ जेड को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं कि वो कहां पे है। ठीक है, अगर ये पॉइंट जेड है, ए प्लस आई बी, ए कॉमा बी, तो अब मुझे क्या ढूंढना है, ए माइनस आई बी कहां पर होगा। अब ये डिस्टेंस क्योंकि ए है, ये डिस्टेंस कितनी है ए, ये इसकी सीधे ऐसे नीचे को डिस्टेंस कितनी है, ये ए है, तो इसकी भी डिस्टेंस ए है, तो यही डिस्टेंस रही। ये ऊपर को है बी, अब हमको माइनस का बी चाहिए, माइनस का बी नीचे को होगा सेम डिस्टेंस पे। सपोज देखो ये मैंने 3 पे बनाया था, तो ये नीचे होगा -3 यहाँ पर। ये जो नया पॉइंट आया, ठीक है, ये जो पॉइंट आया मेरा, ये पॉइंट कौन सा है, देखो ये डिस्टेंस ए, और ये डिस्टेंस नीचे को -b के बराबर, जितना ऊपर था उतना नीचे को है। तो यही तो कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस आई भी है, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ ऊपर अगर ये z है तो ये कंजुगेट ऑफ z है। तो ये है क्या, जो अगर ये जो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, या फिर आप इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल एक्सिस। अगर रियल एक्सिस मिरर होता, अगर रियल एक्सिस क्या होता, मिरर, तो इस पॉइंट की इमेज ये आती, या फिर उल्टा इस पॉइंट की इमेज वो आती। तो कंजुगेट ऑफ जेड क्या चीज है, कंजुगेट ऑफ जेड, सीधे जेड ऐसे लिखते हैं, कंजुगेट ऑफ जेड है क्या, मिरर इमेज, मिरर इमेज ऑफ जेड ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस बोलो या रियल एक्सिस, ऑन रियल एक्सिस, यहाँ पे तो रियल है ना, एक्स वाई नहीं है, रियल और इमेजिनरी एक्सिस है। तो रियल एक्सिस में अगर ये रियल एक्सिस है, कोई पॉइंट है, उसकी जो भी मिरर इमेज होती है वो उसका कंजुगेट है। जैसे एग्जांपल देखो, ये रियल एक्सिस है, इसको एज अ मिरर समझो, ये रियल एक्सिस है, ये एक पॉइंट है, इसकी मिरर इमेज कहाँ बनेगी, देखो सीधे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचो, ये सपोज ये यहाँ से इतनी डिस्टेंस पे है, सेम इतनी डिस्टेंस में नीचे सपोज एक पॉइंट बन रहा है ये, ठीक है, ये पॉइंट, दो पॉइंट में ये इसकी मिरर इमेज, मिरर, ये अगर एक पॉइंट z है तो ये पॉइंट z कंजुगेट है। ठीक है, तो z कंजुगेट क्या है, मिरर इमेज ऑफ z ऑन रियल एक्सिस।
रियल एक्सिस अगर मिरर है तो उसके हिसाब से जो इसकी इमेज बन रही है वो, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस नहीं। इमेजिनरी एक्सिस के हिसाब से इसकी इमेज यहाँ बनेगी ना, अगर ये मिरर होता तो रियल एक्सिस का मिरर, ठीक है। तो हमारा कंजुगेट ऑफ जेड क्या है, कंजुगेट ऑफ जेड इज मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ऑन रियल एक्सिस। तो ये कंजुगेट ऑफ जेड का मीनिंग है हमारा ग्राफ में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कंजुगेट ऑफ जेड क्या होता है, मिरर इमेज ऑन रियल एक्सिस, ठीक है। जेड कंजुगेट मतलब मिरर इमेज ऑफ जेड ऑन रियल एक्सिस। सेम ऐसे ही मॉड्यूलस ऑफ जेड का क्या मतलब है, डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z फ्रॉम द ऑरिजिन, डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। ऑरिजिन से उसकी डिस्टेंस मॉड z होती है और उसकी मिरर इमेज रियल एक्सिस के अपोजिट में वो क्या होती है, कंजुगेट ऑफ z। क्लियर है ये मॉडुलस ऑफ जेड और कंजुगेट ऑफ जेड का ग्राफिकल मीनिंग क्या है, ये क्लियर है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, ठीक है। अब हम उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं। तो पहले पोलर रिप्रेजेंटेशन होता क्या है इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहां देखो, सपोज मेरे पास एक क्या है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन या एरगन प्लेन, ठीक है। ये एक प्लेन है जिस प्लेन में हर एक पॉइंट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ठीक है। तो इसी में मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे, सपोज ये मेरा पॉइंट है a, b, एक ये भी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम क्या है, a प्लस आई बी, ठीक है, जिसे सिंपली हम ऑर्डर्ड पेयर a, b से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। a, b इसी a प्लस आई बी को डिनोट कर रहा है, जहां पर ये क्या है, ये हमारा रियल एक्सिस है और ये वाला जो है ये इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो ये वाली जो फॉर्म है a, b या a प्लस आई बी, ये तो हमारी रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ठीक है। देखो अगर मेरे से कोई बोले 2 प्लस 2i या a प्लस आई बी, ऐसे 2 प्लस 2i, तो मैंने क्या किया, देखो 2 कदम में आगे हो गया ऐसे, ये a है मेरा रियल पार्ट, 1 2, ठीक है। इसका इमेजिनरी पार्ट भी, ये b भी इसमें 2 है, तो मैं 2 कदम यहां से ऊपर को गया, 1 कदम 2 कदम, तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। मैं इस वाले गिवन पॉइंट पे पहुंच गया। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कहीं पर 2, 2 है, ऐसा सिर्फ एक ही पॉइंट है, ये सिंगल एक यूनिक पॉइंट है, क्या है, यूनिक पॉइंट, ठीक है। जहां पे ये वाला है हमारा इस डायरेक्शन में मूवमेंट, इधर को 2 स्टेप है और ऊपर को भी 2 स्टेप है, तो हम यहां पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये एक यूनिक पॉइंट है, आप हमेशा यहीं पे पहुंचेंगे। आप कभी भी 2, 2 किसी को बोल दो तो वो हमेशा वो भी इसी पॉइंट पे पहुंचेगा, ठीक है। यूनिट डिस्टेंस फिक्स है तो वो इसी पॉइंट पे पहुंचेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सेम चीज को मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो, ये मैंने जानबूझ के इक्वल लिए हैं, क्योंकि देखो इक्वल में आपको पता है, देखो ये डिस्टेंस अगर 2 है, ठीक है, ये डिस्टेंस भी अगर 2 है, ये इक्वल है दोनों, ये दोनों क्या है, इक्वल। तो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, ऐसे, ये एंगल कितना बनेगा, ठीक है। यार देखो, इसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये तो 90 डिग्री है ना, अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये एंगल 45 डिग्री का बनेगा, ये एंगल कितने का बनेगा, 45 डिग्री का, ठीक है। अगर ये और ये इक्वल हैं तो ये 45 बनेगा, तो ये 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, ये डिस्टेंस कितना आएगा, जो कि मॉड z होता है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा रूट 4 प्लस 4 रूट 8, या फिर हम 2√2 बोल सकते हैं इसको, या फिर रूट 8 बोल लो सिंपली, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, रूट 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं 2 चीजें लिख रहा हूं, डिस्टेंस रूट 8 और एंगल 45 डिग्री, ठीक है। डिस्टेंस रूट 8 और एंगल 45 डिग्री। तो यहाँ देखो, अगर मुझे ये नहीं पता है, कौन से, ये 2 और ये 2, मुझे क्या पता है,
45 डिग्री का एंगल और डिस्टेंस √8, ठीक है। तो यहां देखो ये अगर ऐसे होगा ये, अगर मुझे ये दो चीजें इंफॉर्मेशन गिवन है तो क्या ये एक यूनिक पॉइंट है, मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूं पहले, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे पोलर फॉर्म में ये भी हम डिस्कस कर लेंगे, बहुत इजी है। कन्वर्जन हम कैसे करेंगे वो बहुत इजी है। पहले मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं क्या ये एक यूनिक है। अगर मुझे दो चीजें गिवन है, क्या ये, क्योंकि ये डिस्टेंस है मॉड जेड, ये ऑरिजिन से डिस्टेंस है। अगर मुझे किसी की ऑरिजिन से डिस्टेंस पता है और वो एंगल कितना बना रहा है, और एंगल किससे, ये रियल एक्सिस से, पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल वो 45 डिग्री बना रहा है, तो क्या ये एक यूनिक पॉइंट है या नहीं है। अगर ये यूनिक है तो हम इस रिप्रेजेंटेशन को यूज कर सकते हैं, वरना नहीं, ठीक है। चाहे वो कॉम्प्लेक्स के लिए हो, चाहे कार्टेशियन प्लेन में यूज हो, ठीक है। अगर ये यूनिक है तो हम यूज कर सकते हैं, वरना नहीं। तो देखो, तो अगर मैं 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ऐसे मैंने क्या करा, 45 डिग्री पे एक लाइन, तो रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस से 45 डिग्री पे एक ही लाइन बनेगी ऐसे, ये नहीं बन सकती, ये एंगल अलग हो गया, ठीक है। नीचे नहीं बन सकती, एंगल अलग है, इधर नहीं बन सकती, एंगल अलग है। तो पॉजिटिव एक्सिस से 45 डिग्री पे एक ही लाइन बनेगी, तो ये फिक्स लाइन तो फिक्स हो गई। अब मैं डिस्टेंस फिक्स कर दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं 2√2 पे होना चाहिए। सेंटर से कितनी दूर है, 2√2 पे। तो सेंटर से 45 डिग्री बनाते हुए 2√2 पे एक ही पॉइंट तो होगा कहीं पर। ये सपोज ये डिस्टेंस √8 है और ये एंगल 45 डिग्री है, तो एग्जैक्ट यही पॉइंट तो हुआ। तो इसका मतलब ये यूनिक पॉइंट है। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस फिक्स है और पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल फिक्स है, तो एक ही पॉइंट मिलेगा आपको, एग्जैक्टली एक पॉइंट। इसका मतलब ये पॉइंट यूनिक है, ठीक है। जैसे 2,2 अगर आपको कोई दे दे, ये दो पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, ये एक्स, ये रियल एक्सिस वाला का पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अगर आपको कोई 2,2 दे दे तो ये यूनिक होता है, आप एक ही जगह पे पहुंचते हो। वैसे ही ये भी यूनिक है। आपको ये दो पॉइंट का सेम ये नहीं हो सकता कि ये दोनों सेम ऐसे ही मारा हो। ये एक यूनिक पॉइंट है, सिंगल एक पॉइंट, देखो ये आ रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन और ये दोनों रिप्रेजेंटेशन, जैसे आपको पता ही है इसमें डिस्टेंस यही आई थी और इसी का एंगल है ये, तो ये दोनों हमें सेम जगह पे पहुंचा रहे हैं। देखो अगर मैं क्या करूं, 2 डिस्टेंस आगे जाऊं और 2 डिस्टेंस ऊपर को जाऊं, तो मैं इसी पॉइंट पे पहुंच रहा हूं। तो इसका मतलब ये वाला रिप्रेजेंटेशन और ये दोनों 2,2 और ये दोनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों मेरे सेम पॉइंट है, ठीक है। लेकिन इसमें गिवन जो डाटा गिवन है वो अलग अलग है, ठीक है। इसमें डाटा जो गिवन है वो क्या है, वो अलग अलग है। जैसे एग्जांपल ये 2 क्या सी डिस्टेंस है, ये इस पॉइंट की जो ये या फिर इस नंबर की इमेजिनरी एक्सिस से दूरी है। इमेजिनरी एक्सिस से कितना दूर है, ये 2 कदम। सेम ऐसे ये वाला क्या है, ये रियल एक्सिस से कितनी दूरी है इसकी, 2 कदम। ये है, ये दो चीजें गिवन है हमें कि रियल एक्सिस से कितना दूर है, इमेजिनरी एक्सिस से कितना दूर है, ये वो डाटा गिवन है। तो ये यूनिक पॉइंट आता है, ठीक है। यहां पर क्या गिवन है, दो चीजें, एक ऑरिजिन से डिस्टेंस उसकी, ठीक है, ऑरिजिन से उस नंबर की या उस पॉइंट की डिस्टेंस, और दूसरा क्या गिवन है, एंगल रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो गिवन है। तो ये दोनों देखो सेम चीज को डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि हमने, अगर आप ये 2 लोगे, ये 2 लोगे, तो ये डिस्टेंस खुद ही √8 आ जाएगी पाइथागोरस से। और ये एंगल निकालना चाहोगे तो आप 10 से भी निकाल सकते हो, देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, tan थीटा कितना है हमारा, अगर ये थीटा एंगल है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2/2 1 आ रहा है ना, तो थीटा 45 डिग्री आ रहा है, तो ये एंगल भी आ गया यहाँ से। तो ये दोनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस गिवन होती है, जिसमें इसको हम बोलते हैं, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है हमारी, क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये वाली फॉर्म हमारी क्या है, ये पोलर फॉर्म है। ये क्या है, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या गिवन होता है, ऑरिजिन से डिस्टेंस गिवन होती है और पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो गिवन होता है, ठीक है। समझ में आ गया पोलर फॉर्म। तो हमने पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या कनेक्शन है, अभी बस वो देखा, और हमने ये देखा कि ये यूनिक है। अगर ये डाटा गिवन है, ऐसे दो पॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है। ये यूनिक है, ये भी यूनिक है, ये दोनों देखो सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलो अब हम डिस्कस ये करना चाह रहे हैं कि ठीक है ये यूनिक है और इसको ऐसे भी, इस पॉइंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वाली फॉर्म रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ये वाली फॉर्म पोलर फॉर्म है। अब ये है कि कन्वर्ट कैसे करना है एक दूसरे में। अगर ये गिवन है तो ये कैसे निकालें, ये गिवन है तो ये कैसे निकालें, सिंपल तरीके से, ठीक है। तो वो डिस्कस करने जा रहे हैं हम, ये क्लियर है। चलो अब हम कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे से। सपोज पहले मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है, मैं जनरल फॉर्म ले लेता हूँ, a+ib, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ठीक है। ये मेरा रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है।
अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, मुझे इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करो। पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में दो चीजें निकालनी होती हैं आपको। एक तो क्या, ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस, और आपको पता है ओरिजिन से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर z है, इसकी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉड z। तो दो चीजें निकालनी है। क्या क्या चाहिए हमको पोलर फॉर्म में लिखने के लिए, एक तो मॉड z चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए हमको, दूसरा हमको ये जो रियल एक्सिस है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा चाहिए हमको। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे देखो, तो z मॉड z और हमको क्या चाहिए, एंगल थीटा चाहिए, थीटा एंगल चाहिए, दो चीजें चाहिए तो पोलर फॉर्म आ जाएगी। चलो कन्वर्ट करते हैं इसको। तो z निकालने के लिए देखो, मॉड z निकालना आपको पहले से पता है, ये कैसे निकलता है, मॉडुलस ऑफ z रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब थीटा निकालना देखो आपको पता ही है, देखो अगर ये a प्लस आई बी है, z इज इक्वल टू कितना है, a प्लस आई बी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है ये a होती है और ये क्या होती है हमारी b। तो अगर ये एंगल निकालना है, टेन थीटा बराबर क्या आएगा बताओ, टेन थीटा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर b अपॉन a। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, b अपॉन a। तो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो, टेन थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a। ठीक है, क्या आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a। अगर देखो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना चाहो आप उसको भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा क्या होगा मेरा, यहाँ देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर सामने वाला, थीटा के सामने वाला b अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, मॉड ऑफ z। सेम ऐसे अगर cos थीटा निकालना चाहो, cos थीटा वो कितना आएगा देखो, बेस थीटा के नीचे वाला ये a अपॉन हाइपोटेनियस इधर मॉड z है, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो आप ये थीटा एंगल टेन थीटा की हेल्प से भी निकाल सकते हो, अगर मॉड z की वैल्यू आ गई है तो इस साइन थीटा का रेशियो यूज करके भी, चाहे तो cos थीटा का रेशियो यूज करके भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, यहां से ये आगे दो चीजें आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे देखो, अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम इस फॉर्म में। ठीक है, अब एक एग्जांपल भी लेंगे। देखो a प्लस आई बी, मुझे इसको किस में चेंज करना है, थीटा के फॉर्म में। देखो a की वैल्यू क्या आएगी, यहां से देखो ये मॉड z को यहां भेज दो, तो a बराबर कितना आ गया, मॉड z कॉस ऑफ थीटा। यहां से b की वैल्यू क्या आ गई, मॉड z इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू क्या है, मॉड z cos थीटा। ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई। फिर बीच में क्या है, प्लस, तो प्लस बना दिया मैंने। फिर क्या है i, तो i बना दिया मैंने। फिर है b, तो b की वैल्यू पुट कर दो, मॉड z साइन थीटा, मॉड z साइन थीटा। अब यहां देखो मॉड z और मॉड z कॉमन है, तो मॉड z को कॉमन निकाल दो, पोलर फॉर्म की जो फाइनल फॉर्म आएगी ऐसी आएगी। क्या आ रहा है, मॉड z कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो, कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा। तो ये जो हमारा आया है ये हमारी पोलर फॉर्म है, ये क्या है, हमारी पोलर फॉर्म। ठीक है, हमको क्या करना है, मॉड z की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करके छोड़ देनी है। ठीक है, सपोज एंगल हमारा पाई बाय 4 आ रहा है तो पाई बाय 4 करके छोड़ देंगे, सॉल्व नहीं करेंगे कॉस पाई बाय 4 को। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आप वापस यही बन जाएगा। एक एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे कोई एग्जांपल लिख लेते हैं। देखो चलो एक एग्जांपल है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास है सपोज z इज इक्वल टू है 1 प्लस आई रूट 3। ठीक है, क्या है एग्जांपल, 1 प्लस आई रूट 3। अब मुझे क्या करना है, इस फॉर्म में पोलर फॉर्म में चेंज करना है। देखो देखो दो चीजें निकालनी है मुझे, एक तो मॉड z, एक कॉस थीटा, मतलब एंगल थीटा। तो देखो मॉड z की वैल्यू निकालते हैं पहले, मॉड z कितना आएगा बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, फिर b का स्क्वायर 3, रूट 4 मतलब 2 आ गया। ठीक है, मॉड z कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या चाहिए मुझे, एंगल चाहिए थीटा, तो थीटा आप ऐसे निकाल सकते हो, क्या करो, टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, b बाय a। ठीक है, b कितना है, रूट 3 अपॉन 1, रूट 3 अपॉन 1, रूट 3 आ गया।
तो टेन थीटा रूट थ्री आ रहा है, इसका मतलब थीटा कितना है हमारा, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री। ये रूट थ्री आ रहा है, इसका मतलब ये 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब पाई बाय थ्री है, थीटा पाई बाय थ्री है। तो मेरा फाइनल आंसर आएगा पोलर फॉर्म में, मैं पोलर फॉर्म में जेड को लिख रहा हूँ, ठीक है। पोलर फॉर्म में जेड को कैसे लिखेंगे हम, इक्वल टू कितना आएगा देखो, मॉड जेड बाहर से, मॉड जेड कितना है 2, तो 2 बाहर से ब्रैकेट में, फिर कॉस का थीटा, कॉस कितना है पाई बाय थ्री, प्लस आई, आई साइन पाई बाय थ्री। ये कन्वर्ट हो गया हमारा पोलर फॉर्म में। ये है हमारी पोलर फॉर्म, जो यहाँ पे ये 2 क्या है, ये मॉडुलस ऑफ जेड है, ये क्या है, ये थीटा एंगल है, ठीक है, ये जो इसका एंगल है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये मॉडुलस ऑफ जेड है, जो ये आ रहा है 2, ये मॉड जेड है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड, ये आपने पढ़ाई है। जो ये एंगल आता है थीटा, जो ये क्या आता है एंगल थीटा आता है, इसको बोलते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ, इस थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे मॉडुलस ऑफ जेड 2 है, आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कितना है पाई बाय थ्री, ठीक है, सिर्फ एंगल। और इसको हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, क्या लिखते हैं, ए आर जी लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। जैसे इस क्वेश्चन में अगर कोई आपसे पूछे मॉडुलस ऑफ जेड कितना है, वो हमारा 2 है जो ये आया है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ये जो एंगल आया हमारा पाई बाय थ्री, ठीक है। मॉड जेड हमारा 2 है, मॉडुलस ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है पाई बाय थ्री। और पोलर फॉर्म में लिखना है तो ये पोलर फॉर्म है, क्या लिखेंगे हम लोग, ये मॉडुलस ऑफ जेड बाहर से आएगा 2 इंटू में कॉस ऑफ आर्ग्यूमेंट जो भी आया पाई बाय थ्री, प्लस आई साइन ऑफ, फिर वही सेम आर्ग्यूमेंट ऐसे। तो ये पोलर फॉर्म में लिख दिया हमने, ठीक है। इस cos पाई बाय थ्री की वैल्यू नहीं रखनी है, ठीक है। अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे cos साइन की, तो ये वापस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। अगर कभी आपको पोलर फॉर्म गिवन होगी तो सिंपल है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर हमें पोलर फॉर्म गिवन है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल मुझे बोला है ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन, ये 5,45 डिग्री, या फिर पाई बाय 4 बोल दो इसको, ठीक है। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो बताओ उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखो, रेक्टेंगुलर फॉर्म जो होती है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ देखो, या तो आपको ऐसे गिवन होगा, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये किस ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो पोलर फॉर्म में लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, ये मॉडुलस ऑफ जेड है पहला वाला, तो ये बाहर से मॉडुलस ऑफ जेड आएगा, फिर कॉस का आर्ग्यूमेंट क्या है पाई बाय 4, ठीक है, कॉस पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4, ये ऐसे कर देंगे हम कन्वर्ट, ठीक है। अब हमने इसको पोलर फॉर्म में लिख दिया। अब सिंपली क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में खुद कन्वर्ट हो जाएगा। 5 cos पाई बाय 4 कितना होता है 1 बाय रूट 2, प्लस आई साइन पाई बाय 4 भी कितना होता है 1 बाय रूट 2। 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 5 बाय रूट 2 प्लस आई 5 बाय रूट 2। अगर आपको रेशनलाइज करना चाहते हैं तो इसको ये ऐसे हो जाएगा 5 रूट 2 अपॉन 2 प्लस आई 5 रूट 2 अपॉन 2। तो बस ये वाला पार्ट हमारा ए हो गया, ये वाला पार्ट हमारा बी हो गया। तो ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हमने क्या क्या है, हमने पोलर फॉर्म पढ़ ली है, ठीक है, उसमें हमने मॉडुलस ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पढ़ लिया है। पोलर से रेक्टेंगुलर में लिखना, रेक्टेंगुलर से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना भी समझ गए हम लोग, सीख गए हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। क्या होता है चलो ये डिस्कस करते हैं। देखो जैसे आपको पहले से ही पता है, अगर सपोज ये है, ठीक है, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ सेम एक कोई पॉइंट है ये z, मैं सिर्फ अभी आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मॉडुलस ऑफ z को इग्नोर कर दो थोड़ी देर, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है उसको अभी मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। मॉड z जो भी हो उसे छोड़ो, जो आर्ग्यूमेंट होता है थीटा उसकी बात हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस केस में मान लिया थीटा मेरा पाई बाय 4 है, थीटा कितना है पाई बाय 4।
अब यहाँ देखो, मैंने बोला ये एंगल π/4 है और जो भी डिस्टेंस है ये एक यूनिक पॉइंट है, ठीक है, ये यूनिक है। अब देखो अगर मैं एंगल π/4 की जगह क्या लिखूं, ये 2π होता है, एक चक्कर पूरा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 2π एंगल हो जाएगा। अगर मैं 2π में π/4 और ऐड कर दूं कितना आ जाएगा बताओ ये, 4 2 8 + 1 9π/4। तो 9π/4 ये कौन सा एंगल है, अगर मैं बोलूं थीटा मेरा, इस देखो एक तो ये है कि मॉड z के साथ आपका π/4 लिखा है, एक में सेम यही वैल्यू रखूं मॉड z, लेकिन एंगल क्या रख दूं इस बार 9π/4। तो 9π/4 कौन सा एंगल है, देखो ये यहां से घूमा, ये 2π आया, 2π में π/4 और ऐड किया तो 9π/4 आ गया, तो 9π/4 भी तो ये सेम ही एंगल है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि π/4 और 9π/4 सेम एंगल ही तो हो गए, ये आपने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है कि सेम एंगल को हम ऐसे बहुत, फिर एक और चक्कर मारेंगे तो ये एंगल दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। तो हम एक ही एंगल को अलग अलग तरीके से बहुत तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक ही एंगल को हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत तरीकों से लिख सकते हैं। तो अगर ये भी आर्ग्यूमेंट है, ये भी आर्ग्यूमेंट है, देखो ये दोनों सेम पॉइंट, सपोज मैं डिस्टेंस 2 ले लेता हूं, 2π/4 बोलूं चाहे 2,9π/4 बोलूं, दोनों क्या है, दोनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों क्या है, सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर ये क्या है, आर्ग्यूमेंट है, यहां पर ये भी क्या है, ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। अब ऐसे ही देखो मैं एक और पॉइंट बताता हूं आपको, अगर ये पॉइंट इधर है, ये पॉइंट क्या है, इधर पे है, डिस्टेंस जो भी है ये है, ये यहां से π/4 एंगल है, यहां से कितना एंगल, π/4, तो ये एंगल कितना होगा, देखो नीचे को π/4, ठीक है, नीचे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपको पता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइनस का π/4 बोलेंगे, π/4 नहीं बोलेंगे, माइनस का π/4। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ये यहां से अगर इसको नापेंगे ऐसे पूरा पॉजिटिव एक्सिस वाली डायरेक्शन से, ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन से नापेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो यहां पर तक 3π/2 होता है, इसमें π/4 और ऐड करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा ये 7π/4, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 7π/4। तो 7π/4 और -π/4 दोनों सेम ही तो एंगल है, दोनों क्या है, सेम एंगल है, दोनों आर्ग्यूमेंट है, दोनों सेम पॉइंट के आर्ग्यूमेंट है, क्या है, दोनों सेम पॉइंट के आर्ग्यूमेंट। तो चाहे कोई नंबर लिखा है, जो भी मॉड z हो उसके साथ एंगल -π/4 लिखा है, और सेम आर्गुमेंट सेम मॉडुलस के साथ एंगल 7π/4 लिखा है, तो ये दोनों सेम पॉइंट हो गए, ये भी आर्गुमेंट से ये भी आर्गुमेंट से, ये दोनों सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं किसी एक सिंगल पॉइंट को, एक यूनिक पॉइंट को जिसका मॉडुलस एक फिक्स है, मॉडुलस सेम है अगर, और एंगल को, सेम एंगल को मैं अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं, एक अलग अलग आर्गुमेंट, देखने में अलग लग रहे हैं लेकिन है क्या, सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारे आर्गुमेंट हो गए। तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग लिखने की जगह अगर मैं फिक्स कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं, अपने आर्गुमेंट की लिमिटेशन फिक्स कर दूं कि सिर्फ यहां से यहां तक की वैल्यूज, ऐसे एक क्राइटेरिया फिक्स कर दूं कि इस वाले एंगल को क्या बोलना, ये वाला बोले, ये बोले, या जो एक और चक्कर लगा के आएगा वो बोले, अगर ये फिक्स कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिक हो जाएगा, ये एंगल यूनिक हो जाएगा, फिर सबको सेम लिखना पड़ेगा ना। अभी कोई ये भी लिख सकता है, ये वाला एंगल भी लिख सकता है सेम, ऐसे इसमें कोई -π/4 भी लिख सकता है, 7π/4 भी लिख सकता है, क्योंकि अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन से आएगा तो -π/4 बोलेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन से आएगा तो 7π/4 बोलेगा। तो अलग अलग एंगल ना लिखने पड़े करके हमने क्या किया, बस कुछ नहीं किया, हमने कहा हर एक एंगल के लिए हम फिक्स कर लेते कि किसको कैसे, कौन सा एंगल लिखेंगे, किस आर्ग्यूमेंट के लिए कौन सा एंगल लिखेंगे, तो वही हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो जाता है। देखो क्या होता है वो, अभी आपको समझ में आ गया है, तो सिंपल सा देखो ऐसे है, क्या है, अगर ऊपर के जो दो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन से मेजर करेंगे, ठीक है। देखो 0 से स्टार्ट होगा, ये 0 डिग्री है यहाँ पे अभी, ठीक है, या 0 रेडियन है, यहाँ से स्टार्ट होगा, जाएगा जाएगा जाएगा, ये π/2 तक आ गया, 0 से π/2, तो 0 से इधर के इस क्वाड्रेंट में जो भी लाया करेगा उसका एंगल 0 से π/2 होना चाहिए। तो जैसे इधर था ये π/4 और ये 9π/4, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में देखो आर्गुमेंट दोनों है, पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करूं तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमने फिक्स कर दिया है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन से नापने हैं, 0 से π/2, π/2 से π, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को हम कैसे मेजर करेंगे, 0 से लेके π एंगल तक, ठीक है। तो ये वाला नहीं चलेगा ना, ये 2π से बड़ा एंगल था, 2π प्लस समथिंग एंगल है, आर्गुमेंट तो है बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। अगर प्रिंसिपल की बात करेंगे तो ये वाला मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है, ये आर्गुमेंट है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। तो
इस एंगल के लिए अब सबको प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेम ऐसे ही क्या किया, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को कैसे मेजर करना है, ये हमें रिवर्स डायरेक्शन है, नेगेटिव एंगल के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट यहां से मेजर करेंगे हम लोग 0 से पाई तक, और यहां हम क्या करेंगे, यहां सेम 0 से नेगेटिव डायरेक्शन में -π/2 और यहां से लेके -π तक, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे मेजर करना है, थर्ड और फोर्थ में, वहां फोर्थ में 0 से स्टार्ट होगा, 0 से आप कहां जाओगे, -π की ओर जाओगे, ठीक है। यहाँ पर 0 से पाई की ओर पाई तक के एंगल लेंगे, उससे बड़े एंगल दोबारा रिपीटेशन वाले नहीं लेंगे, यहाँ 0 से नीचे को माइनस में नापेंगे इधर वाले। अब क्योंकि देखो ये वाली पोजीशन जो है, ये वाली पोजीशन, इसमें फिर दो एंगल आ गए, पाई भी और -π भी, तो इसमें सिर्फ हम पाई, पॉजिटिव पाई लेंगे, ठीक है। अगर किसी का एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री है तो या तो आप यहां से नाप सकते हो या यहां से, तो हम उसको पॉजिटिव पाई लेंगे, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या बोलता है, अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताता हूँ क्या है। आर्गुमेंट तो आप समझ ही गए हो, कोई भी एंगल होता है वो आर्गुमेंट तो है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है, हमारा जो एंगल थीटा है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, -π से पाई तक, ठीक है। हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए, हम यहां से नीचे नहीं जाएंगे, उसे रिवर्स में नापेंगे, तो पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे रिवर्स में -π से छोटा नहीं होगा, तो -π से लेके पाई तक, और -π को नहीं लेंगे, हम पाई को लेंगे, ठीक है। ये दोनों सेम ही एंगल है, तो दोनों में से एक ही उठाना चाहिए हमें, क्योंकि वरना फिर से वही तो सेम बात हो जाएगी आर्गुमेंट में जैसी, कि सेम एंगल को आप दो तरीके से लिख पा रहे हो, तो हर एक एंगल को अब हम एक ही तरीके से लिख पाएंगे। ये आ गया पाई, ठीक है, पाई वाला इक्वल हो गया। तो अगर मैं ये लिमिटेशन फिक्स कर दूं कि -π से पाई तक ही रहेगा एंगल, तो अगर कोई भी अपना आंसर प्रिंसिपल आर्गुमेंट के फॉर्म में लिखेगा मॉडुलस ऑफ जेड, लेकिन जो थीटा एंगल पुट कर रहा है वो कुछ भी नहीं पुट कर रहा है, वो क्या पुट कर रहा है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की लिमिटेशन के हिसाब से पुट कर रहा है, तो सबका आंसर सेम होगा, यूनिक हो जाएगा थीटा, ठीक है। पॉइंट तो अभी भी यूनिक ही है, पर थीटा एंगल को हम दो तीन तरीके से लिख पा रहे हैं या फिर बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं, ये फिक्स कर दिया तो बस अब एक ही तरीका है, एक एंगल को लिखने का अब एक ही तरीका होगा, ठीक है। सपोज कोई पॉइंट इधर पे है, तो इसका एंगल क्या होगा, यहां से नापना शुरू करेंगे, यहां तक जो भी एंगल आएगा, ये बस कोई पॉइंट यहां पर है, उसको हम एक ही तरीके से नापेंगे, यहां से लेके यहां तक, बस जो भी एंगल आएगा माइनस में इतना, ठीक है। तो जैसे पहला एग्जांपल था, प्रिंसिपल आर्गुमेंट में ये 9π/4 नहीं चलेगा, ये तो बड़ा होता है पाई से, ठीक है, तो ये गायब हो गया, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में π/4 चलेगा, क्योंकि वही -π से पाई के बीच में आता है। सेम ऐसे ये वाला एंगल में 7π/4 नहीं चलेगा, ठीक है, सिर्फ -π/4 चलेगा। आर्गुमेंट दोनों है, बट ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है माइनस का π/4, ठीक है, समझ में आ गया। तो सिंपली क्या है, आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट कुछ नहीं, हमारा थीटा जो एंगल होता है वो आर्गुमेंट होता है। अगर हम आर्गुमेंट इस हिसाब से लें, ठीक है, क्योंकि आर्गुमेंट हम एक ही एंगल को दो तीन तरीकों से लिख सकते हैं, तो आर्गुमेंट हमारा यूनिक नहीं हो रहा था, पॉइंट तब भी यूनिक था, आर्गुमेंट यूनिक नहीं हो रहा था, तो आर्गुमेंट यूनिक बनाने के लिए हमने फिक्स कर दिया कि ये तरीका है, ठीक है। अब हम एक एंगल को अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट के हिसाब से लिख रहे हैं, तो एक एंगल को हम एक ही तरीके से लिख सकते हैं, फिक्स वो रहेगा, ठीक है, क्लियर है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए। सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास एक a+ib फॉर्म है, ठीक है, मेरे पास क्या है, z = है मेरा -2 ठीक है। अब मुझे क्या बताना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताना है, इसका क्या बताना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताना है कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखो, क्योंकि मुझे इनके साइन के हिसाब से पता है दोनों नेगेटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, यहाँ देखो, ये रियल पार्ट भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट भी, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हम ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन से नहीं नापेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन से नापेंगे ऐसे, ठीक है। तो एंगल कितना आएगा फिर देखते हैं। हाँ देखो, एक तो तरीका वही है, आप मॉड जेड के हिसाब से निकाल सकते हो, ठीक है, मॉड जेड पहले निकाल लो फिर वो, या फिर सिंपली मैं टेन थीटा के हिसाब से निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, पहले टेन थीटा की वैल्यू निकाल देता हूँ, कितना आएगा ये, b/a होता है, b कितना है -2/-2, ये तो 1 आ गया, इसका मतलब थीटा क्या आ गया मेरा 45 डिग्री, या फिर π/4 बोल दूँ, ठीक है। ये आंसर सही नहीं है, ठीक है, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है ना, ये आर्गुमेंट भी नहीं है होने को, ठीक है। आप साइन के हिसाब से निकालेंगे तो तब उसकी साइन की वैल्यू, अब देखो ये क्या आ रहा है, थीटा कितना आ रहा है π/4, अब लेकिन ये इस क्वाड्रेंट में है, ठीक है, ये है इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो मैं क्या करूँगा इसको, यहाँ देखो, ये नेगेटिव में लाना है, नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव में क्या आएगा, ये
π/2 प्लस π/4, या फिर सिंपली पूरा -π से π/4 को माइनस कर दो। ठीक है, क्या करेंगे हम, रिवर्स में पूरा -π तक जाओ, प्लस का π/4 कर दो। क्या करो, -π देखो -π मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पहुँच गए हो, फिर इसमें जो π/4 एंगल है वो ऐड कर दो, तो आपको नेगेटिव में ही मिलेगा, प्लस का π/4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करो, ये आएगा -3π/4। ये मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। ये क्या है मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये -π से छोटा है। ठीक है, -π से बड़ा है, सॉरी, -π और π के बीच में है, -π और π के बीच में, तो ये वाला प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। ठीक है, क्लियर है एग्जांपल। चलो यहाँ देखो, अगर किसी को ये डाउट है कि ये मैंने -π प्लस ये क्या किया, तो देखो सिंपली आपको क्या करना है, मैं चारों कोऑर्डिनेट के लिए आपको बता दूं, आप क्या करना है, सिंपली tan थीटा निकालो। tan थीटा इज इक्वल टू क्या किया, b/a, जो भी थीटा की वैल्यू आ गई ये निकाल दो। ठीक है, आपके पास थीटा आ गया, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। ठीक है, ये क्या है, थीटा। मैं मान लो प्रिंसिपल आर्गुमेंट को अल्फा बोल देता हूँ, ये नॉर्मल थीटा एक एंगल है ये। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। मान लो प्रिंसिपल आर्गुमेंट मेरे पास अल्फा है, तो क्या होगा देखो, अगर तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, अगर क्या आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अल्फा और थीटा बराबर हो गए, ये सेम ही बात हो गई। ठीक है, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो बहुत सिंपल है, फिर तो क्या करना है आपको, वो तो सिंपल ही है, अल्फा कितना होगा, -थीटा के बराबर, वो खुद ही माइनस में ही आ रहा होगा। ठीक है, अल्फा क्या होगा, -थीटा के बराबर, सिर्फ वैल्यू निकालना। ठीक है, बिना साइन के। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो आपको क्या करना है, पहले पाई तक जाना है, पाई -थीटा कर देना, क्या कर देना। ठीक है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आपका ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, पाई-थीटा। ठीक है, थीटा बिना साइन के ऐसे नॉर्मल एंगल निकाल लेना, तो पाई-थीटा ये हो जाएगा। देखो ये पूरा पाई तक गए, पाई में से थीटा माइनस कर दिया। सेम ऐसे अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है कोई, तो सिंपली क्या करो, पहले रिवर्स में जाओ, -π तक जाओ, -π में प्लस कर दो एंगल। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है कोई, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करना है आपको, -π में थीटा ऐड कर देना, तो खुद ही प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ जाएगा। तो ठीक है, अगर समझ में आ गया तब भी ठीक है, समझ में नहीं आया तो आप याद कर सकते हो। पहले थीटा निकाल दिया सिंपली बिना साइन के, सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू निकाल दी आर्गुमेंट की, फिर क्या किया, ये जितना भी आएगा, जो भी थीटा आएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे -थीटा आंसर होगा, यहाँ पर कितना होगा, पाई-थीटा आंसर होगा, यहाँ पर -π प्लस थीटा हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कैसी है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है, वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 तक गई है, ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपने देखो अभी तक ये पढ़ रहा था ऑलरेडी। एक हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, b² - 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसके सॉल्यूशन है, इसके रूट्स क्या आते हैं, दो रूट्स क्या आते हैं, x इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट ऑफ d, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, अपॉन 2a, ये होता है। ठीक है, तो यार देखो, तो पहला केस अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा है, तो अंडर रूट के अंदर एक बड़ी वैल्यू आ रही है 0 से बड़ी, तो इसके x क्या आएगा, देखो -b प्लस माइनस रूट, यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू आ रही है 0 से बड़ी, सपोज 5 ले लो, 10 ले लो, ऐसे, अपॉन 2a। ठीक है, अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है, √10, तो इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। ठीक है, √10 क्या है, एक रियल नंबर है, ये क्या है, रियल नंबर है। जैसे इस केस में इसकी 3 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। अगर इसकी कुछ वैल्यू आ रही है, तो जब आप उसको -b के साथ ऐड करोगे किसी नंबर को, और फिर -b के साथ किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, तो आंसर सेम नहीं आएगा ना, प्लस करके कुछ अलग आंसर आएगा, बड़ा नंबर आएगा, माइनस करके छोटा नंबर आएगा, फिर अपॉन 2a करोगे, तो दो सेपरेट आंसर मिलेंगे हमेशा आपको। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जब भी ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या मिलता है हमें, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं। ठीक है, दो रियल के रियल रूट मिल रहे हैं, देखो ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है, ये भी रियल है, सॉल्व करेंगे तो रियल ही नंबर आएगा।
तो दो डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि प्लस करेंगे तो अलग आंसर आएगा, माइनस करेंगे तो अलग आएगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिल रहे हैं। ठीक है। सेकंड केस क्या होता है इसमें, अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। अब उस केस में क्या होता है, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, देखो माइनस बी, अब प्लस माइनस रूट के अंदर जीरो आ गया, प्लस माइनस रूट के अंदर जीरो आ गया। अब दो आंसर क्या आएंगे हमारे, दो रूट क्या आ रहे हैं, एक आ रहा है प्लस रूट जीरो मतलब कितना, जीरो ही हो गया है। एक आ रहा है प्लस जीरो, एक आ रहा है माइनस बी माइनस जीरो। अब हमको पता है पॉजिटिव नंबर ऐड करना, पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करने से तो अलग अलग आंसर आते हैं, लेकिन जीरो ऐड करूं बी में मैं और जीरो सब्ट्रैक्ट करूं तो दोनों सेम ही आंसर आ जाएंगे। ठीक है। तो ये भी आएगा माइनस बी अपॉन टू ए, ये भी आएगा माइनस बी अपॉन टू ए। ये हमारे दो रूट्स आ रहे हैं। अब ये दोनों रियल है, पार्ट है तो रियल ही है। ठीक है। क्या आ रहा है आंसर, टू इक्वल रूट्स आ रहे हैं, दो रूट आ रहे हैं जो कि क्या है, इक्वल है। दो रूट्स आ रहे हैं जो कि क्या है, इक्वल है। तो ये दो केसेस ऑलरेडी आपने पढ़े हैं। थर्ड केस आपने क्या पढ़ा है, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है। ठीक है। लेस देन जीरो हो रहा है तो मतलब क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अपॉन टू ए। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाला केस था, इसमें माइनस नाइन मान लेता हूँ या माइनस टेन, रूट के अंदर नेगेटिव आ गया है, ये एक इमेजिनरी पार्ट है। रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, और इस पूरे की बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया इसमें। जैसे ही इमेजिनरी पार्ट आया तो हम लोग क्या लिखते थे अभी तक, नो रियल रूट, क्योंकि रियल तो नहीं बचा ना, रियल तो नहीं है, नो रियल रूट्स। तो रियल रूट्स तो नहीं है इसके, ये पढ़ता है, इतना पढ़ा है हमने अभी तक। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहे हैं, यहाँ पे दो सॉल्यूशन है। ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहे हैं, टू इक्वल रूट्स आ रहे हैं, दो रूट आ रहे हैं लेकिन इक्वल आ जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन एक ही है यहाँ पे, वन सॉल्यूशन। और दोनों के दोनों रियल है। यहाँ पे है कि हमें कॉम्प्लेक्स रूट मिल रहे हैं। जैसे ही रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, अब यहाँ देखो आपको पता है ये जीरो तो नहीं है, तो अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये अलग नंबर है, और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये अलग नंबर है, दोनों सेम चीज नहीं है। ये सिर्फ जीरो के केस में होता है कि प्लस करो चाहे माइनस, फर्क नहीं पड़ रहा। तो कहने का मतलब है जो भी यही है, हमारा कॉम्प्लेक्स रूट आ गया इस केस में ना, इसीलिए हम नो रियल बोलते हैं कि रियल तो एक भी रूट नहीं आ रहा है। पर ऐसा नहीं बोल रहे कि सॉल्यूशन एक भी नहीं आ रहा ना, नो रियल सॉल्यूशन बोलते हैं। पर रूट्स आ रहे हैं दो अलग अलग, लेकिन कैसे आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं। ठीक है। या फिर अनरियल रूट्स आ रहे हैं। ठीक है। दो रूट आ रहे हैं और दोनों के क्या है, टू डिस्टिंक्ट, दोनों अलग अलग है, सेम नहीं हो सकते क्योंकि प्लस अलग होगा माइनस का अलग होगा। टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं इसमें, टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है। तो ये थर्ड केस जो आपने पढ़ा था, जिसे हम अभी तक नो रियल रूट या नो रियल सॉल्यूशन लिख देते थे, तो रियल सॉल्यूशन नहीं था इसका, इसका कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन जरूर है। तो दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे जो कि डिस्टिंक्ट होंगे ऑलवेज। कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं तो डिस्टिंक्ट ही होंगे, क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ रहे थे, वो प्लस वाला अलग आंसर है, माइनस अलग, हमेशा डिस्टिंक्ट होंगे, सेम नहीं आएंगे कभी भी। ठीक है। सेम तभी आते हैं जब ये वाला पार्ट जीरो हो जाता है, और जैसे ये जीरो होगा तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा ना, ये रियल नंबर बन जाएगा, तो ये वाला केस आ जाएगा वापस से। तो ये जो केस था जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, हम इतना छोड़ देते थे, हम बोलते थे कि नो रियल रूट्स है, तो इस वाले पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं इस बार। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट कब आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, तो वो वाला केस पढ़ने जा रहे हैं। ये दो केस ऑलरेडी आपने पढ़ रखे हैं। अभी तक आप ये वाले केस में सिर्फ ये लिख देते थे नो रियल रूट्स। अब हम रूट्स निकाल के देखेंगे कि रूट्स आएंगे क्या। ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल से ट्राई करते हैं, देखते हैं दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे आते हैं इसके। चलो नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ देखो इसको कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो हमारी जनरल फॉर्म है, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू कितना आ गया, ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू कितना आ गया, वो भी वन है, एक्स का कोएफिशिएंट, सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो है वो भी वन है। तो ये आ गया, ए भी वन है, बी भी और सी तीनों वन है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल देता हूँ पहले, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस फोर इसी कर दिया मैंने, बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, सब वन है, तो वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू है। ठीक है। वन का स्क्वायर वन आ गया, वन माइनस फोर, ये माइनस का थ्री आ गया, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। तो सीधे आंसर निकालते हैं, एक्स इक्वल टू कितना आएगा मेरा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए होता है हमारा, वैल्यूज पुट कर दो, माइनस बी कितना है मेरा वन, तो वन आ गया, प्लस माइनस रूट डिस्क्रिमिनेंट कितना है मेरा माइनस थ्री अपॉन टू
टू इंटू ए कितना है, ए वन एस, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो -1 आ गया, प्लस माइनस √3 को अलग कर दो, √-1 को अलग, तो आयोटा बन जाएगा, अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमारे दो आंसर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको सेपरेट कर देता हूँ मैं, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, -2 अलग कर दिया, प्लस माइनस √3/2i, ये तो दो सॉल्यूशन आ गए हमारे, -1/2 प्लस √3/2i, और दूसरा सॉल्यूशन है -1/2 माइनस √3/2i। दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, ये और ये, ठीक है, क्लियर है।